नमस्कार सभी को। एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला की अगली क्लास लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं, जिसमें हम देख रहे थे ध्वनि और ध्वनि के अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड देख रहे थे। और इसमें हम लगभग सारे पॉइंट कवर कर चुके हैं। कुछ पॉइंट बचे हुए जैसे तरंग दैर्घ्य हमने पढ़ लिया, आयाम हमने देख लिया, आवर्तकाल ये भी देख लिया, आवृत्ति हमने देख ली, तारत्व पिच भी देख लिया, गुण या गुणता या टिम्बर ये भी देख लिया, चाल ध्वनि की चाल क्या होती है ये भी हमने देख लिया, अनुनाद प्रतिध्वनि परास ये बचा हुआ है। लेकिन अब एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जब हम पिच पढ़ रहे थे, अभी देखिए पिच से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं एग्जाम में, तो आपको पिच को बहुत ही अच्छे से पढ़ के रखना है ताकि अगर कोई भी प्रश्न आए तो बिल्कुल आपसे ना छूटे। जैसे कि अभी कुंजी को दबाने वाला क्वेश्चन आया था कुछ एग्जाम में, तो पिच से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब एक चीज सोचिए, पिच अर्थात उसकी आवृत्ति अधिक है। जैसे कि मैंने बताया पक्षी की आवाज और एक शेर की दहाड़, तो वह क्या होगी, जिसकी पिच अधिक होगी अर्थात उसकी आवृत्ति अधिक होगी। और आवृत्ति अधिक होगी कहने का अर्थ यह है कि वह दूर तक ज्यादा नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि जब इसका कंपन बहुत होगा ना, कंपन बहुत ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती है। लेकिन कंपन बहुत आराम से हो, कंपन आराम से हो तो ये ज्यादा दूर तक जा सकती है। यही होता है पक्षी की आवाज और शेर की दहाड़ में। या पुरुष या मर्द के भी देख सकते हैं। आप देखे होंगे पक्षी की आवाज बहुत तेज आती है लेकिन वो कम दूरी तक सुनाई देगी, लेकिन शेर की दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देगी। या आप खुद प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आप एक बार अपनी आवाज में, जैसे कि आप पुरुष हैं तो अपनी आवाज में, या महिला है तो अपनी आवाज में एक बार चिल्ला के देखिएगा कितनी दूर तक जाती है। वही अगर आप पुरुष है, एक महिला चिल्लाएगी तो पुरुष का आवाज बहुत ज्यादा दूर तक जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पर गला जो है थोड़ा फैला हुआ है। अब फैले हुए में क्या होगा, यहाँ पर तरंग दैर्घ्य जो है वो, कंपन जो है वो थोड़ा समय लेगा। और महिलाओं की गला पतली है इसलिए कंपन जो है जल्दी जल्दी होगा, तो ये ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी। या एक अनुभव के आधार पर देखिएगा, अगर आप जैसे लड़के हैं या पुरुष हैं तो आप महिला की आवाज निकालने की कोशिश कीजिए, आपके गले में एक सिकुड़न होगी, सिकुड़ने लगेगी आवाज, गला जो है वो पतला होगा, तब आवाज जो है पतली निकलेगी। अर्थात उसकी आवृत्ति को आप बढ़ा रहे हैं, पिच को बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आप एक महिला है, मोटी आवाज में अगर बोलना चाहेंगे तो आपको गले को एक ऐसे फैलाव देना पड़ेगा ताकि वो जो तरंग है वह आराम से कंपन कर सके, मतलब कंपन करने के लिए थोड़ा सा समय मिल सके। आ रहे समझ में? तो इसको बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि पिच का संबंध तरंग की आवृत्ति से है और आवृत्ति का संबंध तरंग दैर्घ्य से होता है। अर्थात जिसकी आवृत्ति अधिक होगी वो कम दूरी तक जाएगी। ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन एक चीज सोचिए, अगर शेर है, वो आप खड़े हैं एक जगह पर, शेर दौड़ते हुए आ रहा है तो आपको आवाज ज्यादा सुनाई देने लगती है। आवाज ज्यादा सुनाई देने लगती है कहने का मतलब यह है कि आपको एहसास होता है कि शेर पास आ रहा है। या कोई गाड़ी है, आप सड़क पर जा रहे हैं आराम से पैदल चलते हुए, एक गाड़ी आती है एम्बुलेंस सायरन करते हुए, मुई 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 मुई, लेकिन अचानक दूर में जब वो रहेगी तो आपको कम सुनाई देगी, लेकिन नजदीक आने पर वो क्या होगी, ज्यादा सुनाई देती है। तो इसका अर्थ क्या, उसकी आवृत्ति में वृद्धि हुई। क्योंकि आवृत्ति वृद्धि होगी तो पिच बढ़ जाएगा, पिच बढ़ जाएगा तो आवाज तेज हो जाएगी या ऊंची हो जाएगी, आपको ज्यादा सुनाई देगी। तो इसका संबंध पिच से है। आवृत्ति क्या होती है, नहीं बदलती है। जब कोई गाड़ी एम्बुलेंस जा रही है और वह एम्बुलेंस सायरन करते हुए जा रही है तो अपनी आवृत्ति को बिल्कुल नहीं बदलेगी, बस वो नजदीक आती है इसीलिए हमको क्या है, वो ज्यादा सुनाई देती है। तो इसका संबंध किससे होगा? क्या वह आवृत्ति बढ़ गई जो पहले थी? क्या वो गाड़ी या उस शेर की जो आवृत्ति है वो बढ़ने लगी है? नहीं, ऐसा नहीं।
एक दूसरी कंडीशन सोचिए, आप बाइक चला रहे हैं, आप या फिर चलते हुए जा रहे हैं, सामने कोई बाजा बज रहा है, डीजे, आप जा रहे हैं बाइक से 20 की स्पीड से, धीरे धीरे जा रहे हैं या दौड़ते हुए जा रहे हैं, तो पहले या जब दूर में होंगे तो वो डीजे का आवाज कम सुनाई देगा, लेकिन जैसे आप उस डीजे के नजदीक पहुंचने लगेंगे वो आवाज बढ़ने लगेगी। तो क्या इसमें भी जब वो आवाज तेज हो रही है, आवाज ऊंची हो रही है, तो क्या उसकी आवृत्ति बढ़ाई जा रही है? नहीं, इस कंडीशन में भी आवृत्ति नहीं बढ़ाई जा रही है। आप उसके नजदीक जा रहे हैं, दूरी का अंतर हो रहा है, गति का अंतर हो रहा है, जो डिफरेंस है दोनों के बीच वो कम हो रहा है, तब आवृत्ति तो वही है लेकिन हमको तेज सुनाई देने लगती है। तो इसी नियम के आधार पर बनाया गया था एक नियम, एक प्रभाव जनरेट हुआ था जिसको कहा गया डॉपलर प्रभाव, डॉपलर प्रभाव या डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट या इसे डॉपलर घटना भी कहते हैं, वैज्ञानिक थे डॉपलर, उन्हें दिया था कि कोई स्रोत है, कोई ध्वनि स्रोत है और कोई पर्यवेक्षक है, अर्थात वो ऑब्जर्वर है, देखने वाला है। कोई सोर्स है जहां पर साउंड आ रही है और कोई पर्यवेक्षक है जो या तो उसके नजदीक जाएगी या तो उससे दूर जाएगी, या फिर स्रोत उसके पास आ रही है। स्रोत कैसे पास आएगी? डीजे गाड़ी में बंधा होता है, डीजे चल भी तो सकता है, या गाड़ी का सायरन है, एम्बुलेंस का सायरन है, वो चलते हुए आ भी तो सकती है। तो इन दोनों के बीच संबंध बताया उन्होंने और कहा कि दोनों की जो आवाज में अंतर है, महसूस होने वाली आवाज में अंतर है, आवाज तेज हो जा रही है या आवाज कम हो जा रही है, उसका संबंध दोनों की आपेक्षिक गति से। जैसे कि यहां पर कोई सोर्स है, ये खड़ा हुआ है और यहां पर कोई ऑब्जर्वर है, ये व्यक्ति भी खड़ा हुआ है, दोनों गति नहीं कर रहे हैं, तो इसमें कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, अर्थात ये डॉपलर प्रभाव नहीं दिखा सकता है। डॉपलर प्रभाव का संबंध तभी होगा जब ये गति करे और ये भी गति करे, ठीक है, या तो ये गति करे या ये गति करे, दोनों गति कर सकते हैं, या दोनों, एक स्थिर रहेगा एक गति करेगा, अर्थात एक के सापेक्ष दूसरे को गतिमान होना बहुत जरूरी है। आ रहा है समझ? तो ये जरूरी कंडीशन है, ये स्थिर रहेगा तो ये गति करेगा, अगर यह गति कर रही है तो वो स्थिर है, या फिर दोनों, जरूरी नहीं है कि दोनों पास आए, ये दूर भी जा सकते हैं। आप डीजे के पास खड़े हैं, आप डीजे से दूर जाते हैं, डीजे की आवाज धीरे धीरे कम होने लगता है। तो डॉपलर प्रभाव यही कहता है कि एक सोर्स और एक ऑब्जर्वर के बीच आवृत्तियों का जो अंतर है वह उनके सापेक्ष गति के अनुसार देखने को मिलता है। अर्थात कोई स्रोत है, कोई स्रोत और पर्यवेक्षक के बीच गति होने पर उनके आवृत्तियों में अंतर होता है, यही कहता है डॉपलर प्रभाव। उदाहरण के लिए मैंने एम्बुलेंस बता दिया, एम्बुलेंस आपके नजदीक आएगी तो आवाज तेज हो जाएगी, पिच उसकी तेज सुनाई देगी, तो हमको जो सुनाई देने वाली आवृत्ति है वह महसूस की जाने वाली आवृत्ति जो है वो बढ़ जाएगी, और तेज या ऊंची पिच के साथ हमको सुनाई देने लगेगी। जब वो हमसे दूर जाएगी तो कम पिच से सुनाई देगी। तो डॉपलर प्रभाव के लिए मुख्य जो कंडीशन है वह क्या क्या है? पहला जो है कंडीशन डॉपलर प्रभाव के लिए, सापेक्ष गति। सापेक्ष गति अर्थात एक के यहां पर एक वस्तु है, इसके सापेक्ष दूसरे को गति होना चाहिए। अर्थात सापेक्ष कहने का अर्थ है कोई एक स्थिर रहेगा और कोई दूसरा जो है उसके रिस्पॉन्ड में गतिमान होगा। आ रहा है समझ में? तो ये अब पहला तो ये कंडीशन हो गया कि सापेक्ष गति करेगी तभी हमको आवाज कम या ज्यादा सुनाई देगी, उसकी पिच तेज या कम सुनाई देगी। दूसरी कंडीशन कहता है कि गति केवल तभी असर करेगी या तो वो नजदीक आए या दूर जाए,
अर्थात ये वस्तु, ये सोर्स है, यहां या तो ये नजदीक आए, ये स्थिर रहे, ठीक है, पहले कंडीशन ये स्थिर है और ये नजदीक आ रही है, और या तो ये स्थिर हो, जब ये स्थिर हो तो ये गति करे। आ रहे समझ में? अब या तो ये नजदीक होती है या ये भी तो ऐसे जा रही हो तो ये भी उसी दिशा में जा सकती है। और अगर एक कंडीशन और होगा, अगर दोनों समान गति से कर रहे हैं कि गति अगर वे इनकी वेग जो है वो समान है तो क्या अंतर देखने को मिलेगा? नहीं। सापेक्ष अगर बोले एक समान गति से दोनों चलेंगे तो वहां पर तो सापेक्ष ही नहीं हो पाएंगे, दोनों एक दूसरे के सापेक्ष क्या होंगे? स्थिर हो जाएंगे। उस समय ये प्रभाव हमको देखने को नहीं मिलेगा। अर्थात गति का कम या ज्यादा होना। दूसरा, गति कम या ज्यादा होना। गति कम या ज्यादा होगी तभी ये प्रभाव हमको देखने को मिल सकता है। अगर ये कम ज्यादा ना हो तो ये प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। और तीसरा कंडीशन जो है, ध्वनि की आवृत्ति स्रोत से नहीं बदलती है। तीसरा जो है इसमें देखने को मिलता है आवृत्ति स्रोत की आवृत्ति जो है नहीं बदलती। इसको हमेशा याद रखिएगा। जो निकलने वाली स्रोत है, जो स्रोत है जिससे ध्वनि निकल रही है, उससे कभी भी आवृत्ति नहीं बदलती है, बल्कि क्या है, पर्यवेक्षक को ऑब्जर्वर को अलग सुनाई देती है, अलग सुनाई देती है। ऑब्जर्वर को अलग सुनाई देगी, स्रोत की आवृत्ति कभी भी नहीं बदलेगी। ये कंडीशन हमेशा याद रखिएगा। हो सकता है एग्जाम में ये प्रश्न आ जाए, जैसे अगर थ्योरी वाले देना होगा, डॉपलर प्रभाव में क्या सापेक्ष गति जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। क्या गति कम या ज्यादा हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कोई वस्तु स्थिर हो सकती है, कोई स्रोत जो चल भी सकती है। और तीसरा जो है, क्या स्रोत से निकलने वाली आवृत्ति बदलती है? तो ये गलत हो जाएगा। बिल्कुल स्रोत से निकलने वाली आवृत्ति नहीं बदलती है, बल्कि पर्यवेक्षक को अलग सुनाई देती है, अलग महसूस होती है, क्योंकि या तो उसके नजदीक आएगी या तो उससे दूर जाएगी। आ रहा है समझ में? उदाहरण देखेंगे तो एम्बुलेंस का उदाहरण देख सकते हैं। रोड पर चलिए, एम्बुलेंस जैसे जैसे नजदीक आएगी वैसे वैसे उसकी आवाज बढ़ती जाएगी। ट्रेन देखे होंगे आप, एक ट्रेन पे बैठे होंगे, दूसरे ट्रेन पे आएंगे, अचानक से ट्रेन एकदम गुजरेगी और तेज ध्वनि एक सुनाई देगी। उसकी पिच क्या होगी, आवृत्ति क्या होगी? बहुत हाई होगी, इसलिए वो ध्वनि जो है एकदम तेज होगी। या आप स्टेशन पर भी बैठे होंगे, कोई ट्रेन आ रही होगी तो आपको धीरे धीरे साउंड बढ़ने लगेगा, उसकी आवृत्ति बढ़ेगी तो आपको ज्यादा सुनाई देने लगेगी। तब आप बोल सकते हैं कि वो ट्रेन जो है हमारे पास आ रही है, या यहाँ ट्रेन खड़ी है, वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी प्लेटफॉर्म से तो वो लगेगा कि वो दूर जा रही है। हम पता लगा सकते हैं इसी से, साउंड को देख करके। इसके बाद और क्या हो सकता है? हर एक चीज, शेर की दहाड़ वाला भी उदाहरण मैंने दिया। इसके अलावा तारे, हाँ, कोई उल्का पिंड है, वो हमारे पृथ्वी की तरफ आ रही है या पृथ्वी की तरफ जा रही है, हम कैसे पता लगा सकते हैं? वैज्ञानिक कैसे पता लगाते हैं? तो उसकी आवृत्ति से। आवृत्ति अगर बढ़ रही है तो क्या होगी? आवृत्ति बढ़ रही है मतलब वो हमारे नजदीक आ रही है, डिस्टेंस कम हो रहा है। क्या होता है? लैम्डा बराबर 1/f होता है ना। तो यहां पर देखिए, आवृत्ति बढ़ेगी, जब ये बढ़ेगी तो लैम्डा का मान कम हो जाएगा। और लैम्डा क्या है? दूरी ही तो है। मान के चलिए पृथ्वी है, पृथ्वी के पास कोई उल्का पिंड यहां पर है। अब यहां पर लैम्डा का मान के चलिए बढ़ गया, लैम्डा का मान बढ़ गया मतलब ये उल्का पिंड यहां पर आ गया। तो लैम्डा का मान कैसे बढ़ेगा? यहां से यहां तक की दूरी 10 है, अब यहां से यहां तक 5 ले लीजिए तो टोटल दूरी मान के चलिए 15 हो गई। तो पहले लैम्डा का मान था 10 और बाद में हो गया लैम्डा का मान 15। इसके कहने का अर्थ क्या है कि जब इसका मान बढ़ेगा, लैम्डा का मान बढ़ेगा, तो ये कम होगा
आवृत्ति कम होगी अर्थात ये हमसे दूर जा रही है, आवृत्ति कम हो जाएगी। और जब ये नजदीक आएगी तो आवृत्ति इसकी बढ़ जाएगी, लैम्डा का मान कम हो जाएगा। इसी से कोई उल्का पिंड हमारे नजदीक आ रही है या दूर जा रही है, इसका पता लगाया जाता है। राडार टेक्निक पे इसी का प्रयोग किया जाता है। दुश्मन लड़ाकू विमान जो है वो हमारे नजदीक आ रही है, दूर जा रही है, इससे आवृत्तियां भेजी जाती हैं। आगे पढ़ेंगे ध्वनि का परावर्तन, सोनार टेक्निक जिस पे काम करता है, उस राडार से आवृत्तियां भेजी जाती है। उस आवृत्तियों को मापा जाता है कि क्या उनके द्वारा भेजी गई आवृत्ति, उनसे जो मिलने वाली आवृत्ति है उसका मान कम हो रहा है या आवृत्ति का मान ज्यादा हो रहा है। अगर आवृत्ति का मान ज्यादा हो रहा है अर्थात वो हमारे नजदीक आ रही है, और आवृत्ति का मान कम हो जाएगा या फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, इसका अर्थ है कि लैम्डा का मान बड़ा हो जाएगा, मतलब वो दूर जा रही है। ये राडार टेक्निक में भी प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में इससे प्रश्न आने की बहुत संभावना है, क्योंकि अभी जैसे पूछा जा रहा है पिच से क्वेश्चन, उसके हिसाब से ये डॉपलर प्रभाव पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। अगर एग्जामिनर को पूछना होगा तो इसी से प्रश्न पूछेगा, डॉपलर प्रभाव से। क्यों? क्योंकि डॉपलर प्रभाव पिच से संबंधित है और इसमें लैम्डा और एफ यूज होता है, और अधिकतर प्रश्न आपको तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ और आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी से पूछी जाती है। ठीक है, ध्वनि के अभिलक्षण को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो भी मैं पढ़ा रहा हूं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अब डॉपलर प्रभाव में हमको मुख्य रूप से क्या चाहिए, क्या ऐसे पूछेगा? अगर थ्योरिकल वाले प्रश्न पूछेगा तो आप इतना ही बस याद रखिए कि आवृत्ति बढ़ेगी अर्थात वो हमारे नजदीक आ रही है, और अगर आवृत्ति कम हो रही है अर्थात वो हमसे दूर जा रही है। लेकिन इसमें न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। अब न्यूमेरिकल के लिए चाहिए हमको सूत्र, तो गणितीय सूत्र को कैसे दिखाएंगे? गणितीय सूत्र डॉपलर प्रभाव का गणितीय सूत्र होगा एफ डैश, बदलती हुई आवृत्ति बराबर एफ इंटू वी क्या है यहाँ पर? ध्वनि की चाल। ये हो गया प्लस माइनस वी ऑब्जर्वर, और वी जब ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, और ये प्लस होगा, वी सोर्स। एफ डैश क्या है? एफ डैश परिवीक्षक द्वारा अनुभव की गई आवृत्ति है, अर्थात इसकी मूल आवृत्ति एफ है। एफ क्या होगी? एफ मूल आवृत्ति है, मूल आवृत्ति है। एफ डैश जो है महसूस की गई आवृत्ति है, महसूस की गई या फिर बदली हुई आवृत्ति है। किसके द्वारा? सोर्स द्वारा नहीं बदली जाएगी, पर्यवेक्षक को महसूस होगा। किसको होगा? पर्यवेक्षक को या वीक्षक, ऑब्जर्वर को। ठीक है, कोई खड़ी है या फिर चल रही है उसके हिसाब से उसको महसूस होगा। वी क्या है? वी क्या है? ध्वनि की चाल है, और इसको आपको याद रखनी है। ध्वनि की चाल हवा में सामान्यतः इतना ही लेना है, 340 मीटर पर सेकेंड। 340 मीटर पर सेकेंड ही लीजिएगा, एग्जाम में यही पूछा जाता है। हो सकता है इसका भी मान निकालने के लिए दे दे, बाकी चीजों को देकर, है ना। अब इसके बाद V0 क्या है? VO इसे बोला जाता है, अर्थात पर्यवेक्षक की गति। ये है पर्यवेक्षक की गति हो जाएगी। वैसे पीडीएफ में सारी चीजें लिखी हुई हैं। और VS क्या हो जाएगी? VS जो है वो स्रोत की गति हो जाएगी। स्रोत भी तो गति कर सकती है, ट्रेन हॉर्न बजाते हुए आगे बढ़ जाएगी, है ना, उसके हॉर्न, या फिर एम्बुलेंस है सायरन बजा रही है, वो भी। भले ही थोड़ा समय लगे, लेकिन डॉपलर प्रभाव को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम में इससे प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब सबसे ज्यादा जो समस्या होती है एग्जाम में, वो समस्या होती है प्लस और माइनस कैसे होगा। एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस, इसमें माइनस इसमें प्लस। जब इसको प्लस लेंगे तो ये माइनस लेंगे, जब इसको माइनस लेंगे तो ये प्लस लेंगे। तो ये ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अब देखिए, मान के चलिए ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, अर्थात ये पर्यवेक्षक है। जब क्या होगी? अनुभव। पर्यवेक्षक जो है मान के चलिए ये इसके पास आ रही है,
इसके पास आ रही है, मतलब यहां पर इसका मान क्या हो जाएगा, v प्लस v0, अर्थात इसमें जो वेग चल रही है उसके पास और बढ़ रही है तो वो क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। अर्थात यहां पर एफ डैश बराबर हो जाएगा एफ v प्लस v ऑब्जर्वर। हो गया। अब यहां पर सोर्स स्थिर है ना, ये स्थिर है, अब ये स्थिर है। बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर ये समझ में नहीं आया तो न्यूमेरिकल प्रश्न बिल्कुल नहीं बनेंगे आपसे, इसीलिए इसको समझना बहुत जरूरी। जब ये पास आ रही है, स्थिर है, अब इस समय जब ऊपर का प्लस ले लिए हैं तो नीचे का आपको माइनस लेना है। माइनस लेने का औचित्य क्या है ये आपको मैं बताता हूं, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि जब एफ डैश निकालते हैं और एफ का मान अगर v प्लस में लिया जा रहा है तो सोर्स की वैल्यू जो है वो माइनस में होगी। क्यों होगी, क्योंकि जब यह स्थिर है और ये पास आ रही है, नजदीक आ रही है, प्लस में हो रही है, और ये माइनस में, एक बार जब ऊपर को प्लस लेना है तो माइनस में, जब इसकी वैल्यू अधिक होगी, जब इसकी वैल्यू अधिक होगी v प्लस v माइनस 0, तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी और भाग देने पर क्या आ जाएगी, एफ डैश का मान अधिक आएगा, अर्थात आवृत्ति बढ़ेगी, और आवृत्ति बढ़ेगी तो वो हमको सुनाई देगी, हमारे पास आ रही है, पता चल जाएगा। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, जब ये दूर जा रही होगी, अब ये दूर जा रही है तो एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा, एफ और v माइनस v0 हो जाएगा, ऑब्जर्वर दूर जा रही है, और ये हो जाएगा उस समय v प्लस vs। जब पास आएगी तो आवृत्ति का मान बढ़ाना है, आवृत्ति का मान बढ़ाने के लिए नीचे को भी तो कम करना पड़ेगा, छोटी संख्या से भाग देंगे तो ज्यादा उत्तर आ जाएगा। मान के चलिए ये 10 है और ये 5 है, अब इसमें मैं 10 में 2 जोड़ रहा हूं, ठीक है। अब इसमें क्या कर दिया मैंने, 5 में 2 घटा दिया, तब इसकी वैल्यू और ज्यादा आ जाएगी, 12/3। अगर इसी को 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कम उत्तर आएगा। तो जब ऊपर प्लस होगा तो नीचे माइनस होगा, ऊपर माइनस होगा तो नीचे प्लस होगा। इसका कारण ये है कि अगर घटेगी तो बहुत ज्यादा घटेगी और बढ़ेगी तो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। ओके, तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। एक और एग्जांपल, एक और तरीका हो सकता है क्या, अब ये तो आ रही है, अब हो सकता है ये स्थिर हो, ये स्थिर हो, ऑब्जर्वर जो है वो स्थिर हो, ये इसके पास जा रही हो। उस कंडीशन में क्या होगा, जब ये पास जाएगी तो क्या हो जाएगा, पास जाएगी तो हमेशा याद रखिएगा, जब ये पास जा रही है, स्थिर है, तो इसको अगर आप प्लस में ले रहे हैं, ठीक है, ये पास जाएगी तो ये हमेशा उल्टा हो जाएगा। स्रोत जब पास जाएगी ना तो वो उल्टा होगा, हमेशा पास जाएगी तो माइनस लेना है, दूर जाएगी तो प्लस लेना है। नहीं समझ में आया? चलिए न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। आप इस चीज को समझिएगा, अगर इसको प्लस लेना है तब इसको माइनस, और इसको माइनस लेना है तो ये प्लस होगा, क्योंकि भाग देने के लिए हमको कम संख्या चाहिए। देखिए जैसे कि ये पास जा रही है, मान के चलिए ये 10 दिया गया है, अब इसके पास जा रही है, आपको इसकी वैल्यू बढ़ानी है, मान के चलिए 5 है, ठीक है, अभी आ रहा है उत्तर आपका 2। अब ये पास जा रही है और हमको इस वैल्यू को बढ़ाना है, तो इसको क्या करेंगे, क्या इसमें जोड़ेंगे, प्लस करेंगे क्या, नहीं, प्लस नहीं करेंगे, मान के 5 नहीं 3 ले लेते हैं, मान के चलिए 3 से बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 को 8 से डिवाइड करेंगे, पहले 2 थी, अब देखिए मान के चलिए मैं जोड़ देता हूं 10/8, तो 1 दशमलव क्या हो जाएगी, 1.2 कुछ कम हो गई। हमको तो क्या करना है, बढ़ाना है, पास जाएगी तो आवृत्ति बढ़ेगी ना, बिल्कुल बढ़ेगी। तो इसमें जोड़ने के बजाय हम अगर इसको घटा दें, 5 - 3 कर दें, तभी ना वैल्यू बढ़ेगी। तो कितना हो जाएगा, 10/2, अर्थात 5 आ जाएगी। तो पहले की अपेक्षा बढ़ेगी, तो आवृत्ति बढ़ा रहे, जब नजदीक जाएगी तो आवृत्ति बढ़ेगी, इसीलिए सोर्स को घटा रहे, नीचे वाले को घटा रहे, नीचे का मान हमको कम करना होगा, तभी जो है
ऊपर का मान अधिक मिलेगा, जो हमको मिलने वाली आवृत्ति है। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको नोट डाउन करके रखिए। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एफ डैश डॉपलर प्रभाव हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। अब देखते हैं डॉपलर प्रभाव से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन मैं देखता हूं, इसमें पर्यवेक्षक जो है चलायमान है, ऑब्जर्वर जो है चल रही है और सोर्स जो है वो स्थिर है। ऑब्जर्वर क्या है, गतिमान है और सोर्स जो है वो स्थिर है। यहीं पर यह प्रश्न कहता है कि फ्रीक्वेंसी 1020 हर्ट्ज का स्रोत स्थिर है। एक स्रोत है, स्थिर है और वे फ्रीक्वेंसी कितनी निकाल रही है, फ्रीक्वेंसी जो है वह 1020 हर्ट्ज की आवृत्ति निकाल रही है। मान के चलिए डीजे है, डीजे बज रहा है और उसकी आवृत्ति 1020 हर्ट्ज है। पर्यवेक्षक 36 किलोमीटर प्रति घंटे से उसकी ओर बढ़ रही है। यह पर्यवेक्षक जो है इसकी गति क्या है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से बढ़ रही है इसकी ओर। तो सुनी गई आवृत्ति क्या होगी, अब ये आवृत्ति किस प्रकार से सुनाई देगी। अब देखिए ये जब बढ़ रही है तो एफ का मान इतना है, स्थिर है, तो यहां पर तो उतनी ही आवृत्ति निकलेगी सोर्स से। सोर्स की आवृत्ति तो बदलने वाली है नहीं। जब हम नजदीक जाएंगे तब वो हमको तेज न सुनाई देगी, तब हमको जो महसूस की गई है आवृत्ति वो निकालना है, एफ डैश का मान निकालना है। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, अब वी सिंपल सा, ये पास जा रही है मतलब ये प्लस में होगा वी ऑब्जर्वर, और ये जब पास में जा रही है तो मैंने बताया जब ऊपर हमको अगर प्लस में मिल गया है तो नीचे माइनस में मिलेगा। आ गया समझ में, ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा, v का मान, v का मान कितना बताया था मैंने, v का मान नोट डाउन करके रखिए, 340 मीटर पर सेकेंड। हमेशा मीटर पर सेकेंड में होता है, यहां v0 का मान दिया गया है, v ऑब्जर्वर का मान दिया गया है 36 किलोमीटर प्रति घंटे। सबसे पहले तो हमको इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना होगा। तो 36 में क्या करेंगे, बड़े से छोटे में जाएंगे तो छोटे का गुणा करेंगे, 18 दूनी 36, 5 दूना 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। अब आपको इसको वैल्यू रखना है, एफ का मान दिया गया है 1020 इंटू, ये इसका मतलब इंटू ही है, v का मान कितना है 340 प्लस कितना हो गया जो आया है मीटर पर सेकंड में 10। अब यहां पर v का मान 340 और माइनस क्या हो जाएगा, स्थिर है तो 0, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये हो गया। अब देखिए 1020 गुणा 350 बट्टे में हो गया 340, कटा दीजिए 1 0 1 0, 17 दूनी 34 और 17 छक्का 102, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 5 6 15 की 5 हासिल 1, 3 तिया 9 1 10, 1050 क्या हर्ट्ज, 1050 हर्ट्ज आवृत्ति इसको सुनाई देगी, महसूस होगी। जो महसूस होने वाली आवृत्ति एफ डैश है, अर्थात जब हम इस स्रोत के नजदीक जाएंगे तो इस पर्यवेक्षक को 1020 की आवृत्ति की जगह 1050 की आवृत्ति सुनाई देगी, अर्थात तेज सुनाई देगी। आ रहा है समझ में। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल प्रश्न, जिसमें क्या करते हैं, अब हम कर देते हैं स्रोत को चलायमान, स्रोत चल रहा है और पर्यवेक्षक को स्थिर रख देते हैं। ये ऑब्जर्वर जो है वो स्थिर है और ये स्रोत जो है वो चलायमान है। मान के चलिए ये आप एक जगह बैठे हैं, घर के दरवाजे के बाहर गांव में बैठे रहते हैं और डीजे आ रही है। ये स्रोत क्या है, डीजे है। इसकी आवृत्ति क्या है, ये जो है डीजे एफ 800 हर्ट्ज की आवृत्ति से बजते हुए आ रही है। किधर आ रही है, पर्यवेक्षक के पास आ रही है, देवतला चुलमाटी में, बारात में सब होता है ना, महिलाएं बैठे रहती है घर के बाहर, वेट करते रहते, डीजे नजदीक आएगा, देखेंगे कौन कौन नागिन डांस कर रहे हैं, है ना। आजकल तो एक से एक डांस हो गए हैं, तो वही, तो अब वो डीजे नजदीक आ रही है और वहां पर एक महिला है जो बैठी है वेट कर रही है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 800 हर्ट्ज की है, वो नजदीक आ रही है। कितने वेग से नजदीक आ रही है, वीएस दिया गया है, ये वीएस नजदीक आ रही है, कितने सोर्स की वेग दी गई है वीएस बराबर 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड पर्यवेक्षक की ओर आ रही है। तो आपको एफ डैश का मान निकालना है। सब जो जो दिखाई दे रहा है उसका फॉर्मूला में मान रख दीजिए। v
अब यहां पर उसके नजदीक आ रही है, उसके नजदीक आ रही है, तो इसको प्लस लेना है कि माइनस लेना है? इसको प्लस लेना है कि माइनस लेना है? तो आप प्लस लीजिए या माइनस लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पर तो जीरो रखना है। ठीक है, मैं प्लस ले लिया या माइनस, दोनों में से कौन सा सेलेक्ट कर लेंगे। डिपेंड करता है कि सोर्स जब नजदीक आ रही है, इसकी वैल्यू में क्या करेंगे, बढ़ेगी, है ना। अब ये जो है 340 है, 340 और नीचे वाले को 340 में अगर जोड़ देंगे 20 को, तो 360 हो जाएगा, 340 बटे 360 हो जाएगा, और वैल्यू जो है एक से कम मिलेगी। एक से कम मिलेगी, बराबर तो नहीं मिलेगी, एक से कम ही मिलेगी, अर्थात एक जो आवृत्ति 800 है उससे कम हो जाएगी आवृत्ति। हमको तो बढ़ाना है ना, तो बढ़ाने के लिए माइनस वी एस सोर्स की आवृत्ति हो जाएगी, अर्थात सोर्स की वेग हो जाएगी। वी एस क्या है, स्रोत की गति है। तो एफ डैश का एफ का मान दिया गया है 800, और इसमें ये कुछ नहीं होगा, 340 है, वी का मान मीटर पर सेकेंड। अब इसमें 340 माइनस कितना करना है, 20 करना है, तब हमको मिल सकता है आंसर 800 गुणा 340 बटे 320। जो जो कटता है उसे कटा दीजिए, ठीक है, इसको मत कटाइए। चलिए, हो गया। हमेशा इसको कटाएंगे तो दिक्कत होगा, आप यहां से कटाइएगा, ये कट गया। अब ये हो गया 8 से 8 दहा 80 और 8 चौक 32 हो गया, 8 दहा 80 और 8 चौक 32। 2 से और कटा दीजिए, 2 दूनी 4 और ये 2 पंचे 10। 2 से अब इसको कटाइए, 170 हो जाएगा। अब 170 बच गया, गुणा 5 हो गया, कितना आ जाएगा, 5 7 35 की 5 हासिल 3 और 5 एकम पर 5 3 8, 850 हर्ट्ज। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कि जब वह वस्तु स्थिर है, सोर्स 800 हर्ट्ज से नजदीक आएगी डीजे बजते हुए, तो जैसे नजदीक आएगी तो वो 850 हर्ट्ज की सुनाई देने लगेगी, महसूस होगी हमको। आ गया। अब एक तीसरा एग्जांपल देते हैं, जिसमें अब ये स्रोत जो है, ये ऑब्जर्वर स्थिर है, और ये स्रोत जो है डीजे जो है अब इधर जा रही है, दूर जा रही है। ठीक है, दूर जाते हुए इसकी आवृत्ति का मान वही ले लेते हैं 800 हर्ट्ज। 800 हर्ट्ज है, और कितने गति से जा रही है, मान के चलिए उसी गति से 20 मीटर पर सेकंड की गति से दूर जा रही है। तब एफ डैश का मान क्या हो जाएगा, एफ वी, यहां पर प्लस माइनस लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वी, और यहां पर दूर जा रही है तो क्या लेंगे, प्लस वी एस। मान रख दीजिए 800 340, और ये हो जाएगा 340 प्लस 20, वही 800 340 बटे 360। सेम प्रोसेस, ठीक है, सेम प्रोसेस। इसको कटाइए, कैसे कटाएंगे, हो गया 18 40, ये कट जाएगा 2 से 9 बार में, और ये कट जाएगा 20। और कुछ कट रहा है, 34 दूनी 8 6 68, एक शून्य और है, 7 में 63। ठीक है, बच गया कितना, पंचे आ रहा है, ठीक, 54.5 लगभग इतने 756 हर्ट्ज लगभग आएगा आंसर। अर्थात पहले 800 हर्ट्ज था, अब वो दूर जा रही है तो क्या हो गया, कम होने लगी। आ रहे समझ। तो ऐसे प्रश्न बनेंगे, 756 इसका आंसर हो जाएगा। एक चौथा कंडीशन देखते हैं, इससे उदाहरण देखते हैं कि ये कैसे होगा। चौथा कंडीशन है, स्रोत दूर जाता है। एक स्रोत है, अब ये दूर नहीं जाएगा। चौथा कंडीशन क्या है, दोनों गतिशील हो एक दूसरे की ओर। ऑब्जर्वर इधर गति कर रहे हैं और सोर्स जो इधर गति कर रहे हैं, दोनों गति कर रहे हैं, दोनों का v0 का मान निकलेगा
और Vs का मान भी निकला रहेगा। फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं किसका कितना है। फ्रीक्वेंसी हमेशा सोर्स की होगी, आदमी की तो आवृत्ति हो नहीं सकती। हो सकती है किस कंडीशन में, कोई व्यक्ति चिल्लाते हुए दौड़े तब हो सकती है, ठीक है। जो आवाज करेगी उसी की आवृत्ति होगी। अब यहां पर देखिए इसमें फ्रीक्वेंसी दी गई है, एफ का मान दिया गया है 500 हर्ट्ज। 500 हर्ट्ज। पर्यवेक्षक जो है उसकी दी गई है 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, और इसका दिया गया है 20 मीटर पर सेकेंड। अब एफ डैश का मान निकालना है। एफ डैश का मान निकालना है, एफ इंटू क्या हो जाएगा v, और ये प्लस हो जाएगा, पक्का प्लस होगा क्योंकि ये नजदीक आ रही है, बढ़ रही है। अब इसमें क्या हो जाएगा, v रहेगा तो vs माइनस हो जाएगा। वैल्यू रख दीजिए, कितना है 500 हर्ट्ज है, और 340 प्लस कितना करना है 15 बटे में कितना हो जाएगा 340 प्लस 20, 500 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 1 355 बटे 360। या तो इसको कटा लीजिए या तो फिर इधर कटा लीजिए। इसका मान लगभग 1.1 के आसपास आएगा, या सीधा सीधा कटाइए, शून्य शून्य कट जाएगा 18 और ये हो जाएगा 25 और कटेगा। या तो ऐसा ना करके 500 और इसको डिवाइड कर दीजिए, इससे गुणा, कितना आएगा लगभग 1.1 बार में तो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो 9 बार के आसपास जाएगा। एक बार पहले एक बार जाएगा है ना, तो 1.1 के आसपास आएगा। अर्थात इसकी आवृत्ति जो होगी वो थोड़ी सी बढ़ के आएगी। 500 से लगभग इसका आंसर आएगा 50 के आसपास, 554 हर्ट्ज के आसपास उत्तर हमको मिलेगा, ठीक है। तो ये सोर्स जो है इसकी आवृत्ति बढ़ जाएगी, दोनों नजदीक आएंगे तो आवृत्ति बढ़ेगी। इसका कहने का अर्थ ये है कि आपको ध्वनि जो है तेज सुनाई देगी। तो डॉपलर प्रभाव से ऐसे प्रश्न बिल्कुल बन सकते हैं, इसको जरूर पढ़िएगा। ठीक है, डॉपलर प्रभाव एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इसके बाद हम जो देख रहे थे ध्वनि के अभिलक्षण में, इसके बाद जो ऑप्शन था पॉइंट, वो था अनुनाद का। अनुनाद क्या होता है? अनुनाद अर्थात रेजोनेंस। नवा पॉइंट था, चलिए पॉइंट जो भी रहे आप देख लीजिएगा। अनुवाद नहीं, अनुनाद इंग्लिश में कहा जाता है रेजोनेंस। रेजोनेंस का स्पेलिंग क्या होगा? हाँ, रेजोनेंस। अनुनाद अनुनाद को कैसे परिभाषित करेंगे? ठीक है, अनुनाद उदाहरण मैंने आपको दिया हुआ कि कदम ताल पर पुल टूट जाता है। लंदन में यह घटना घटी थी, इसीलिए इसको उदाहरण में लिया जाता है। आवृत्ति बढ़ जाती है, कैसी होगी? क्या दो आवृत्ति होंगी? नहीं, पहले से कोई वस्तु है एक आवृत्ति पर चल रही होगी, उसी आवृत्ति पर हम एक बल लगा दें तो उसकी आवृत्ति बढ़ जाएगी, आयाम बढ़ जाएगा, तीव्रता बढ़ जाएगी। यही अनुनाद है। जैसे कि कोई व्यक्ति झूला में झूल रहा है, झूला झूल रहा है, आप झूले जो स्पीड है झूले की, उसी स्पीड आप जाएंगे, फिर आप उसके झूले की जो आवृत्ति है उसी आवृत्ति पर मिलाएंगे, फिर इसको धक्का लगाएंगे तो वो और स्पीड से बढ़ेगी। अर्थात हम पहले से जो आवृत्ति है उसी आवृत्ति पर बल लगा दें तो उसकी आवृत्ति बढ़ जाएगी और आयाम बढ़ जाएगा, उसकी तीव्रता बढ़ जाएगी, झूला बहुत तेज गति से झूलने लगे। यही होता है अनुनाद। चाहे ये झूले के लिए लें या कोई तार वाले यंत्र के लिए ले, या फिर आप ले सकते हैं रेडियो का ट्यूनिंग देखे होंगे। रेडियो में फ्रीक्वेंसी मिलाते हैं ना, क्या करते हैं, फिर किच 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 आवाज आते रहता है, लेकिन एक फ्रीक्वेंसी ऐसी आती है कि मिल जाती है 102 मेगाहर्ट्ज या 94.3 IFM। मिल गई तो फिर साफ सुनाई देने लगती है, आवाज तेज हो जाती है।
यही होती है अनुनाद। तो अनुनाद को समझिए, उसको रटिए नहीं। अनुनाद में बल लगाएंगे और बल लगाने पर उसकी आवृत्ति अधिकतम हो जाएगी, आयाम बढ़ जाएगा, तीव्रता हो जाएगी अधिक। ठीक है, तो जब कोई वस्तु, अनुनाद एक ऐसी घटना है, अनुनाद वह घटना है जब कोई वस्तु अपने ही कंपन वाली, अपने ही जैसे कंपन वाली तरंग को पाकर बहुत तेज गति से हिलने लगे, अनुनाद कहलाती है। जैसे कि झूला का एग्जांपल दिया, झूला एक आवृत्ति से चल रही है और उस क्या हो गया, बोर्ड को मच्छर काट दिया है ना, हो जाता है, टच है ना। ठीक, तो अपने ही जैसे कंपन वाली वस्तु के संपर्क में आए और उसका कंपन बढ़ जाए, तो जैसे नाव धारा वाला देखे होंगे ना, आप नाव के विपरीत जाएंगे, धारा के विपरीत जाएंगे तो बहुत बल लगाना पड़ेगा, लेकिन धारा, नाव जो नदी की धारा है जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में आप चलने लगे और उससे मिल गई तो फिर स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। ऐसे ही इसमें भी है, आवृत्ति जो है, मान के चलिए एक झूला जो है इस स्पीड से झूल रही है, अब आप बल लगाते हैं, यहां से फोर्स लगाते हैं और ये बल क्या करती है, इसी आवृत्ति को मिलाती है। ये झूला यहां तक आएगी, आप बल लगाएंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा, विपरीत हो जाएगी, यहां पर आएगी एकदम, फिर उसे मिलाते हुए आप बल लगाएंगे तो इसकी आवृत्ति क्या होगी, बढ़ जाएगी। पूरा मिला के जब झुलाते हैं तब यही होता है अनुनाद। चाहे ये झूले के लिए हो गया, ग्लास हिल जाते हैं, गाना चलते हैं तो आवृत्ति बढ़ जाती है। तार वाले यंत्र में बांसुरी, बांसुरी या हारमोनियम, आवाज कैसे बढ़ेगी उसकी, जब आप बांसुरी को फूंकते हैं तो वायु की गति से उसकी आवृत्ति को मिलाते हैं, जब मिल जाती है उसी आवृत्ति पे तो एकदम सा आवाज बढ़ जाती है। यही है अनुनाद। पहले से जो आवृत्ति है उसी आवृत्ति को मिलाते हुए एक दूसरी आवृत्ति जब लगाते हैं तो उसकी आवृत्ति अधिकतम हो जाती है, आयाम बढ़ जाती है, तीव्रता बढ़ जाती है। यही घटना अनुनाद कहलाती है। बाकी पीडीएफ में आपको बहुत अच्छे से मिलेगा क्लास के, उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो अनुनाद, इसमें एक आवृत्ति पहले से मजबूत है और उसी पर क्या करेंगे, दूसरी आवृत्ति लगाएंगे, इस आवृत्ति, दोनों आवृत्तियां मिल जाएंगी तो ये अधिकतम आयाम पर पहुंच जाएंगे। आयाम हमेशा अधिकतम होगा। कंडीशन जो है वो मैंने क्या क्या बताया उसको देख लेते हैं। उसी दिशा में लगे, बल लगे, ये सब क्या क्या हो सकती है। उदाहरण इसका, रेडियो ट्यूनिंग को याद रखिएगा, झूला को याद रखिएगा। झूला को आप उसको मिला के झुलाएंगे तभी वो बढ़ेगी धीरे धीरे। तो इसके लिए कंडीशन या इसकी विशेषता क्या क्या हो जाएगी, इसमें सबसे पहला पॉइंट हमको देखने को मिलेगा आयाम। आयाम क्या होगी, अधिकतम होगी। इसका आयाम अधिकतम हो जाएगा। ध्वनि जो है, ध्वनि की प्रबलता बढ़ जाएगी, वैसी आवाज बढ़ जाएगी। रेडियो को याद कीजिए, प्रबलता या ध्वनि बढ़ जाएगी, प्रबलता, तीव्रता जो भी बोलिए ये बढ़ जाएगी हमेशा। जब अनुनाद होगा तो एकदम सीटी सी आवाज आती है, कभी कभी ना देखे होंगे मैच हो जाता है, माइक को देखे होंगे, जो गाने वाला माइक है, कभी कभी ऐसे एम्पली रखा होता है, एम्पलीफायर उसी को बोलते हैं, उसमें जब उसी की दिशा में हो जाती है अचानक से सीटी की आवाज आने लगती है, तो वही है, वो आयाम बढ़ जाता है उसका अचानक से, इसलिए बहुत तेज हो जाती है आवृत्ति। ऊर्जा का स्थानांतरण जो है, इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण क्या होगा, कुशलता से होगा। आप बल लगाएंगे तो कम बल से बहुत अधिक तक इसको बढ़ा सकते हैं। झूले को याद रखिए, ठीक है। ऊर्जा अधिकतम होगी और ये भी बढ़ जाएगा। यह केवल विशिष्ट आवृत्तियों पर होगी, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह हमेशा विशिष्ट आवृत्ति पर होगा, हर आवृत्ति पर नहीं होगी, सभी आवृत्तियों पर नहीं होगी। जब उसकी आवृत्ति उससे मैच कर जाएगी, मान के चलिए, अब इसका तो हो गया। एक चीज देखिए, पुल वाला उदाहरण मैं बता देता हूं। कदम ताल जब मिलाते हैं तो क्या होगा, ये पुल है, ठीक है,
इसकी आवृत्ति जो भी आवृत्ति होगी इस आवृत्ति से कंपन कर रही है। ठीक है, अब यहां पर सैनिक आए, सैनिक की टुकड़ी आई, सैनिक की टुकड़ी कदम ताल लगाते हुए इस पे बल लगाएगी। अब ये जो है ऊपर नीचे हो रहा है, कदम भी उल्टा सीधा लग रहा है, लेकिन एक समय आएगा जब इसके आवृत्ति से, इस पुल की आवृत्ति से जो कदम तल की आवृत्ति है वो मिल जाएगी, और जब मिल जाएगी तो ये पुल एक साथ नीचे यहां तक आएगी, एक साथ ऊपर जाएगी, एक साथ नीचे आएगी, एक साथ ऊपर आएगी, अधिकतम आयाम पर क्या हो जाएगी, ये पुल टूट जाएगी, कमजोर पड़ जाएगी। एक लिमिट होती है ना कोई भी चीज की, तो ये कदम ताल इसीलिए मना किया जाता है पुल पर सैनिकों को, क्योंकि ये टूटने की संभावना होती है। लंदन में ये घटना हो चुकी है, लंदन में एक पुल टूट चुका है कदम ताल। तो अनुनाद तो समझ में आ गया। अब एक चीज और होता है जो बहुत कंफ्यूज कर देने वाला होता है। अनुनाद तो सर समझ में आ गया, अगर अनुनाद ये है तो फिर बीट क्या है? बीट, बीट्स क्या है? इसमें भी दो आवृत्तियां होती है, इसमें भी आवाज बढ़ जाती है। बीट क्या है? हो सकता है कुछ लोग पहली बार सुन रहे होंगे। लय बोलते हैं इसको, जो ट्यून बनाते हैं ट्यून, तो इसमें बीट्स को ही रखा जाता है, बीट्स ही इंपॉर्टेंट हो रहा है। इसमें दो विभिन्न आवृत्तियों के तरंग लिया जाता है, F1 और F2। ठीक है, विभिन्न आवृत्तियों के एक साथ तरंग को, दोनों एक साथ चलती है, लेकिन जहां पर उनमें अंतर होता है ना, वही बीट्स बन जाती है, वही संगीत लहराते हैं ना, जो लहर है वही बीट्स में बदल जाती है। दो आवृत्तियां होती है, जैसे मेरी आवाज तो सिंगल आई, लेकिन ये किससे मैच कर रही है? ध्वनि की आवृत्ति से। तो जैसे ही वो आवृत्तियां कम ज्यादा होंगी तो एक धुन निकलेगी, वही बीट्स बना देगी, एक मधुर ध्वनि लगने लगेगी, मधुर ध्वनि वही हो जाएगी बीट्स। मान के चलिए ये 340 हर्ट्ज की आवृत्ति है और ये 344 हर्ट्ज की आवृत्ति है, तो हमको बीट का मान क्या मिलेगा? बीट जो है, बीट को किससे दर्शाते हैं? बी से ही दर्शाते होंगे, या बीट को, हाँ बीट सीधा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बीट्स को, बीट्स, तो बीट्स कितनी हो जाएगी? मॉड ऑफ F2 माइनस F1 होता है। मॉड इसलिए क्योंकि ये हमेशा धनात्मक होगी, कभी भी ये ऋणात्मक नहीं होगी। मॉड का अर्थ यही होता है कि इसके अंदर जो भी संख्या आएगी वो धनात्मक में आएगी। जैसे कि इसमें 344 है, सॉरी 344 माइनस 340, तो उत्तर कितना आ जाएगा? 4 बिट। 4 बिट का परिवर्तन इसमें देखने को मिलेगा, 4 बन रहा है, हमको मिल जाएगा। मॉड इसलिए, मान के चलिए ये वाला 344 हो गया, ठीक है, ये वाला 344 हो गया, मान के चलिए 344, और ये वाली जो है 340 हो गई। तब इसके हिसाब से क्या हो जाएगी? 340 माइनस 344 हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगी? -4 होगी। और ये मॉड यही दिखाता है, चाहे ये माइनस में हो या प्लस में, उत्तर हमेशा पॉजिटिव प्लस में मिलेगा, यही ये मॉड दिखाता है। तो बीट्स अगर आपसे पूछा जाए कि बीट्स क्या है, तो इसमें दो विभिन्न आवृत्तियों के तरंग को मिलाया जाता है, और जब मिलाने पर इन दोनों पर जो अंतर दिखाई देता है वही अंतर बीट्स कहलाता है। इसमें एग्जाम में अगर प्रश्न पूछे तो ऐसे ही पूछे जाएगा, एक आवृत्ति 344 हर्ट्ज की है, एक दूसरी आवृत्ति 340 हर्ट्ज की है, उन दोनों के बीच कितने बीट्स उत्पन्न किए जा सकते हैं, या दोनों के बीच कितने बीट बनेंगे। ठीक है, तो इसको बहुत आराम से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बीट को आपको समझना। क्लास लंबी हो रही है क्या? समझ में सभी को आ रहा है? उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ रहा होगा। अब आपको समझना है क्या कि बीट्स कैसे बनेगी। बीट्स तब बनती है जब दो ध्वनियां थोड़ी सी अलग हो। एक ही ध्वनि होगी, मान के चलिए F1 जो है 100 हर्ट्ज की है और F2 भी है वो 100 हर्ट्ज की होगी, तो क्या बीट्स बनेंगे? 100 माइनस 100 कितना हो जाएगा? चाहे मॉड में ले चाहे ना ले, 0 हो जाएगी। तो इसमें इस कंडीशन में दोनों समान आवृत्तियां होंगी, समान हर्ट्ज की दोनों ध्वनियां होंगी, तो कोई बीट्स नहीं बनेंगी। इसके लिए
ध्वनि की आवृत्ति अलग अलग होनी चाहिए। दूसरा, ये ध्वनि को ऊंचा भी बना सकते हैं, ध्वनि को नीचा भी बना सकते हैं। बिट्स बढ़ गया तो ऊंचा, बिट्स कम हो गया तो नीचा। ठीक है। इसके अलावा संगीत में इसका इस्तेमाल तारों को ट्यून करने के लिए किया जाता है, अर्थात वही लय जो मैं बता रहा हूं उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा बीट्स की संख्या दोनों आवृत्तियों का अंतर होता है, और अगर दोनों आवृत्तियां बराबर हो तो बीट्स नहीं बनेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए, तो एक ये तो आप समझ गए बीट्स। अब देखिए अनुनाद और बीट्स में क्या अंतर है, रेजोनेंस और बीट्स में क्या अंतर है। अंतर आप स्पष्ट कर सकते हैं, अगर इसको पढ़ेंगे तभी अंतर स्पष्ट कर पाएंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो बहुत दिक्कत होने वाली है एग्जाम में। ठीक है, बहुत दिक्कत हो सकती है। आप सोच नहीं सकते, बारीक अंतर को बता नहीं पाएंगे, वहां पर डिफाइन नहीं कर पाएंगे बीट्स और अनुनाद कैसे होंगे। अब मैंने बता दिया, आप आसानी से बता सकते हैं। अनुनाद जो है बाहरी शक्ति की आवृत्ति। पॉइंट क्या ले लें, कारण। पहले देखते हैं इसका कारण क्या है। अनुनाद का कारण है बाहरी शक्ति की आवृत्ति को हम बराबर करेंगे स्वाभाविक आवृत्ति थे, अर्थात वस्तु की आवृत्ति से। इसका कारण यही है कि हम जैसे झूला है या फिर कोई आवाज है, अचानक से उसको मैच करेंगे, आवाज बढ़ जाएगी, तो बाहरी कोई शक्ति लगाएंगे, जैसे कि वो आप देखे होंगे एम्पलीफायर, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। एम्पलीफायर में आप आवाज बढ़ाते हैं, अर्थात उसको मैच करते हैं, उसकी एनर्जी उससे मैच कर जाती है, उसकी आवृत्ति एकदम से बढ़ जाती है, आवाज जोर की सुनाई देती है। स्वाभाविक आवृत्ति से जो है बाहरी शक्ति जो लगाते हैं उसकी आवृत्ति को मैच कराया जाता है और बढ़ जाती है आवृत्ति। इसमें बीट्स कब उत्पन्न होती है, जब दो विभिन्न आवृत्ति की ध्वनियों से। इसमें हमेशा आवृत्ति अलग अलग होगी तभी बीट्स उत्पन्न किए जा सकते हैं। इसका परिणाम क्या है, इसका परिणाम क्या हो जाता है, तेज हो जाएगी, अर्थात कंपन बढ़ जाएगी। कंपन क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो आवृत्ति भी क्या होगी, आवृत्ति बढ़ जाएगी। आगे इसमें क्या परिणाम मिलेगा हमको, इसमें ध्वनि की उतार चढ़ाव, ध्वनि में एक लयबद्धता, ध्वनि का उतार चढ़ाव मिलेगा, अर्थात इसी को बोला जाता है लय। अरे समझ में, वही जो लहराते हैं ना, वही उसका लय है, सुर लय, तो वो बीट से हमको मिलती है। इसके बाद उदाहरण देखें तो इसमें उदाहरण ले सकते हैं हम रेडियो ट्यूनिंग का। रेडियो ट्यूनिंग इसका उदाहरण हो जाएगा। और बीट्स को कैसे हम वो कर सकते हैं, दो पास सुरों वाले वाद्य यंत्र, जैसे गिटार हो गए, तबला हो गए, हारमोनियम हो गई। ठीक है, तो इसमें आप ट्यून बना सकते हैं। ये ट्यून उसी से बनेगा, जैसे आप हारमोनियम रखे हैं, दो उसके पास वाले बटन है, उसको दबाइएगा, एक सुर टाइप का आवाज निकलेगा, क्योंकि उसमें आवृत्तियां बहुत उन आवृत्तियों के भी डिफरेंस बहुत कम होता है जो अगल बगल में होते हैं, तो उससे आप लहराएंगे तो एक ट्यून आपको मिल सकता है। ये हो गया अनुनाद और बीट्स। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया होगा, डॉपलर प्रभाव समझ में आया होगा। इसके आगे हम प्रतिध्वनि तक पहुंच नहीं पाए हैं, प्रकाश का ध्वनि का परिवर्तन। ठीक है, आज की क्लास यही समाप्त करेंगे, लंबी हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए, और उस लेवल का आपको पढ़ाया जा रहा है कि एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। जो पिछले साल भी प्रश्न आए हैं उनको भी मैं इसी में शामिल कर लूंगा जहां जहां से पूछे गए। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, और पीडीएफ तो सबको मिल ही रहा होगा। इस क्लास का ये यूनिट खत्म होगा तो इसका भी पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।